हेलो एवरीवन, बच्चों हम 12th इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर देख रहे हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 3, डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चों इस चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2A एंड क्वेश्चन 2 भी डिस्कस किया था। दैट इज आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन। इस लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज आंसर इन डिटेल। यहाँ पे बच्चों 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यू हैव टू आंसर एनी 3 एंड ईच क्वेश्चन इज गोइंग टू कैरी 4 marks. Okay, so this is a very important question because every question is going to be of 4 marks. Okay, total question आपका 12 marks का है। Alright, तो इस particular chapter से कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन 3 में? Let us quickly discuss. सबसे पहले explain any 4 factors influencing elasticity of demand. तो बच्चों ये हमने factors influencing elasticity of demand वाले लेक्चर में डिटेल में देखा हुआ है। Let us quickly revise. Factors influencing elasticity of demand देखना है बच्चों, and the short code is very easy. Cup, dish and nut. This is the short code. Cup, dish and nut. Let us see one by one. What does C stand for? C stands for complementary goods. अब हमने देखे बच्चों complementary goods क्या होते हैं? They have to go hand in hand. मतलब अगर मेरे पास कार है तो मुझे पेट्रोल की जरूरत है, अगर मेरे पास पेन है तो मुझे उसमें इंक की जरूरत है। ये दे गो हैंड इन हैंड। तो ऐसे गुड्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। अब अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है बच्चों वो कैसी होती है? दैट इज रिलेटिवली inelastic. And why is that so? Now for example, मेरे पास अगर व्हीकल्स है, मेरे पास अगर कार है, तो इवन दो फ्यूल की प्राइस थोड़ी बढ़ जाए, आई विल ऑलवेज हैव टू बाय फ्यूल, राइट? बिकॉज अगर फ्यूल नहीं है तो मैं कार कैसे चलाऊंगी? Isn't it? So even though we can see that in our day-to-day lives as well, even though the prices of petrol, diesel keep increasing, हम बाय करते ही है, right? Because हमारे पास ऐसी कोई चीज है जो बिना पेट्रोल और डीजल की तो चल ही नहीं सकती। So that is why अगर complementary goods है तो उनकी जो डिमांड होती है वो relatively inelastic होती है। So let us move to point number 6 here, complementary goods. The demand for a commodity which is used in conjunction with other commodities to satisfy a single want is relatively inelastic. Alright. For example, a fall in the price of mobile handsets may lead to a rise in the demand for SIM cards. Okay, getting it? So complementary goods अगर है तो उनकी डिमांड होगी relatively inelastic. Alright. Next क्या है? Cup. U stands for uses. फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज है जो मल्टीपर्पज यूज की है, तो अगर उसकी प्राइस कम हो गई तो हम क्या करेंगे? ज्यादा खरीद लेंगे, राइट? बिकॉज बहुत सारे उसके यूजेस है। लेकिन अगर ऐसी चीज है जिसकी एक ही यूज है तो इवन तो उसकी प्राइस कम हो जाती है, हम कितनी खरीद सकते हैं? बिकॉज एक ही तो यूज है उसका, हम और क्या करेंगे उससे, राइट? उस कमोडिटी के कितने यूजेस है इसके ऊपर भी उसकी इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। सो लेट अस मूव टू पॉइंट नंबर 3, नंबर ऑफ यूजेस। देखिए क्या लिखा है? Single use goods have less elastic demand. However, multi-use goods have more elastic demand. For example, coal, electricity, etc. Right? Because वो बहुत सारे uses, बहुत सारा काम हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, कोल से, तो अगर उनकी प्राइस में कुछ भी चेंज होता है तो डिमांड तुरंत अफेक्ट हो जाएगी। Alright? तो दो हमने देख लिए। कब C was complementary, U was uses, and P stands for proportion of expenditure. हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका कितना हिस्सा हम स्पेंड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो फॉर एग्जांपल हम न्यूज़पेपर जब खरीदते हैं बच्चों, न्यूज़पेपर्स फॉर्म अ मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ आवर एक्सपेंडिचर, तो उसमें थोड़ा बहुत अगर 50 पैसे 1 रुपए का चेंज भी हो जाता है तो हमारी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? तो इसे हम बोलेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। लेकिन अगर हमारा कोई बड़ा पोर्शन है हमारे पूरे एक्सपेंडिचर का, फॉर एग्जांपल हम टीवी खरीद रहे हैं, फ्रिज खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इट इज अ बिग चंक ऑफ द एक्सपेंडिचर, तो जरूर इनके प्राइसेस के वजह से हमारी डिमांड चेंज होगी। सो दैट इज व्हाई उनकी जो इलास्टिसिटी है बच्चों, दैट विल बी रिलेटिवली इलास्टिक। ये जो प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट है बच्चों, ये हमारे ओल्ड टेक्स्ट बुक्स में था, अभी नए टेक्स्ट बुक्स में आपके पास ये नहीं रहेगा।
बट बिकॉज दिस इज अ रेलिवेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है. ओके, इफ यू विश यू कैन ऐड दिस पॉइंट एज वेल, दैट कितना हमारा प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर है उस पर भी डिपेंड करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कप हो गया. अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिश. सो डी हियर स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी. कितना ड्यूरेबल है उस पे भी डिपेंड करता है इलास्टिसिटी. इफ दैट प्रोडक्ट इज ड्यूरेबल तो उसकी इलास्टिसिटी रहेगी हाई. लेकिन अगर वो पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो हम कितना खरीदेंगे पेरिशेबल प्रोडक्ट, राइट? तो इन इलास्टिक हो जाएगी उसकी डिमांड. सो लेट अस सी ड्यूरेबिलिटी इज पॉइंट नंबर 5. See, the demand for durable goods is relatively elastic. For example, furniture, washing machine, etc. उनके प्राइस में अगर चेंजेस होते हैं तो डेफिनेटली उनके डिमांड पे असर होगा. लेकिन अगर पेरिशेबल गुड्स है, फॉर एग्जाम्पल सब्जी है, वो कितनी भी सस्ती हो जाए तो क्या हम बहुत सारी खरीद सकते हैं? नहीं, बिकॉज वो पेरिशेबल है ना. तो अगर हम बहुत खरीद लेंगे तो वो 2-3 दिन के बाद तो खराब ही होनी है. तो क्या करेंगे हम ज्यादा खरीद के? तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है उस तरह से हम खरीदते हैं. सो दैट इज व्हाई उनकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है. गेटिंग इट? सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था यहाँ पे डी, दैट इज ड्यूरेबिलिटी. डिश, आई स्टैंड्स फॉर इनकम. अगर हमारा इनकम बहुत अच्छा है, ज्यादा इनकम है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता किसी की प्राइस कितनी है कमोडिटी की, राइट? तो हमारे लिए डिमांड विल बी इनइलास्टिक. लेकिन अगर हमारा इनकम कम है तो किसी भी चीज की अगर प्राइस बढ़ती है तो हम जो डिमांड करेंगे उस पे असर होगा बच्चों, राइट? तो इसीलिए हमारे लिए डिमांड इलास्टिक हो जाएगी. इट विल डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ द पर्टिकुलर कंज्यूमर. तो यहां पे आएगा आपका पॉइंट नंबर 7, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली इनइलास्टिक इफ द कंज्यूमर हैज हाई इनकम. अगर ज्यादा इनकम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कुछ इंक्रीज भी हो जाए प्राइसेस. तो मतलब एक्सट्रीमली पुअर है या बहुत ज्यादा रिच है तो फर्क नहीं पड़ता है प्राइसेस से. अगर हम पुअर है बहुत ही ज्यादा तो अगर प्राइसेस बढ़ जाए तो वैसे भी हम खरीद नहीं पाएंगे, राइट? लेकिन अगर हमारा जो इनकम है वो मीडियम है तो जरूर अफेक्ट होता है प्राइसेस से. ओके, तो व्हाट इज द लेवल ऑफ इनकम, इस पे भी इलास्टिसिटी डिपेंड करती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिश. S stands for substitutes. जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उसके अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो उसकी जो डिमांड है वो इलास्टिक हो जाएगी. लेकिन अगर उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी. अगर उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट में देखते हैं सारे जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है हमारे पास, सोप्स है, डिटर्जेंट्स है, इतने सारे वैरायटीज है. तो इफ वी सी क्लोजली उनके जो प्राइसेस होते हैं वो दे आर सिमिलर टू ईच अदर. अगर किसी चीज की बहुत ज्यादा प्राइस रहेगी तो वी विल शिफ्ट टू द सब्स्टिट्यूट, है ना? हम क्यों महंगा प्रोडक्ट खरीदे. लेकिन अगर किसी चीज का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो वी आर बाउंड टू परचेज दैट प्रोडक्ट, जिस भी कीमत पे हमें वो मिल रहा होगा, राइट? सो नाउ लेट अस मूव टू point number 2, availability of substitutes. Demand for a commodity will be more elastic if its close substitutes are available in the market. For example, lemon juice, sugarcane juice, etc. But commodities having no close substitutes like salt, the demand will be inelastic. Alright? Dish, D-I-S. H क्या है देखते हैं. H stands for habits. अगर कोई भी हैबिट फॉर्मिंग कमोडिटी है तो उसकी डिमांड कैसी होगी बताइए मुझे. उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी, चाहे प्राइस बढ़ भी जाए. अगर मुझे उस चीज की आदत है तो आई एम गोइंग टू बाय दैट कमोडिटी. लेकिन अगर वो हैबिट फॉर्मिंग नहीं है तो उसकी जो डिमांड है दैट विल बी इलास्टिक, राइट? तो यहां पे देखते हैं हम पॉइंट नंबर 4, हैबिट्स. Habits make demand for certain goods relatively inelastic. For example, addicted goods, drugs, etc. अब जो भी addictions होते हैं उनके चाहे आप prices बढ़ा भी दो, लोग खरीदेंगे because they are used to it. Alright, whether good or bad, that is a different issue. लेकिन अगर हमें उस चीज की आदत है, उस चीज की लत है तो हम जरूर खरीदते हैं. तो उनकी जो डिमांड है that is inelastic. Alright, so dish हमने देख लिया यहाँ पे. और लास्ट हमारा शॉर्ट कोड है नट. N stands for nature. The nature of the commodity, whether it is a necessity or it is a luxury. Necessity अगर है मतलब मुझे जरूरी ही है वो प्रोडक्ट
तो उसकी डिमांड जाहिर है इनइलास्टिक होगी ना, चाहे आप प्राइसेस कम कर दो, ज्यादा कर दो, आई एम गोइंग टू बाय बिकॉज इट इज नेसेसिटी। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन है, इवन इफ मेडिसिन के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, पेशेंट्स को अगर जरूरी है वो मेडिसिन लेना, तो दे आर गोइंग टू बाय दोज मेडिसिन। लेकिन अगर ऐसे कोई गुड्स है जो भी लग्जरी को बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार खरीदना, एसी खरीदना, है ना, ये लग्जरी प्रोडक्ट्स है, तो जो प्राइस है उससे इनकी डिमांड पे असर होता है, तो ये हो जाते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। लेट अस रीड, हमारा पॉइंट नंबर 1 है नेचर ऑफ commodity. By nature, we can classify commodities as necessities, comforts, and luxury goods. Demand for necessaries like food, grains, medicines, textbooks, etc. is inelastic, and for comforts and luxury goods like cars, perfumes, furniture, demand is relatively elastic. Getting it? Next point क्या है? Nut. N हो गया nature of the commodity. U से हो जाएगा urgency. अगर किसी भी चीज की हमें सख्त जरूरत है, तो even if the price is little high, we are going to buy it, right? तो मतलब वो इनइलास्टिक हो गया। लेकिन अगर किसी चीज की हमें अर्जेंसी नहीं है, तो हम रुकेंगे ना, जब तक उसका प्राइस करेक्ट नहीं हो जाता, हम उस चीज को बाय नहीं करेंगे, राइट? तो उसकी डिमांड हो जाएगी इलास्टिक। ऑलराइट, सो दिस इज पॉइंट नंबर 8, urgency of needs. Goods which are urgently needed will have inelastic demand. For example, medicines. Luxury goods which are less urgent have relatively elastic demand. Okay? And last point है हमारा T, that stands for time period. मतलब अगर कम टाइम है बच्चों, तो elasticity of demand obviously inelastic होगी, लेकिन if it is a longer duration, तो obviously the elasticity will be there. So relatively elastic होगा demand अगर longer period है, लेकिन short period of time में the elasticity is less. Okay? So ये है हमारा point number 9, time period. Elasticity of demand is always related to period of time. It varies with the length of the time period. Generally, longer the duration of the period, greater will be the elasticity of demand and vice versa. This is because a consumer can change the consumption habits in the long run in favor of cheaper substitutes of the commodities. मतलब अगर हमारे पास ज्यादा वक्त है, तो हम हमारे हैबिट्स, प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हैं, राइट? तो उस हिसाब से कमोडिटी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर कम वक्त है, तो हम वो चेंज नहीं कर पाते हैं, राइट? सो इसीलिए जो इलास्टिसिटी है वो भी यहाँ पे कम होगी। ऑलराइट, तो ये हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। हमारा शॉर्ट कोड है कप, डिश एंड नट। इफ यू वांट, ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द रेशियो और परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बच्चों, ये जो प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने वाली सबसे पहली मेथड है, लेट अस क्विकली रिवाइज, रेशियो और परसेंटेज मेथड। लेट अस रीड, रेशियो मेथड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। According to this method, elasticity of demand is measured by dividing the percentage change in demand by the percentage change in price. Percentage method is also known as arithmetic method. तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? What is the percentage change in quantity? उसे हम डिवाइड करेंगे percentage change in price से। तो देखिए, हमें यहाँ पे दिया गया है ED is equal to elasticity of demand, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलेगा? देखिए, जो चेंज इन क्वांटिटी है वो हम डिनोट करते हैं ट्रायंगल क्यू से। सो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्यू, दैट इज ओरिजिनल क्वांटिटी, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। ओके, हम डिवाइड कर रहे हैं इसको। ओके, और हमें पता है हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किसी एक चीज से, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके ऑपोजिट से। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ट्रायंगल क्यू अपॉन क्यू, मतलब चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई किया? इसका ऑपोजिट। पहले देखिए, इससे डिवाइड किया था ना, अब इसका उल्टा कर दिया। जो न्यूमरेटर में था उसे डिनोमिनेटर में लिख दिया, और जो डिनोमिनेटर में था उसे न्यूमरेटर में लिख दिया। सो मल्टीप्लाइड बाय P अपॉन चेंज इन P, राइट? लेट अस लुक एट एन एग्जांपल, तो हमें और क्लियरली समझ जाएगा। देखिए, यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है। पहले जो ओरिजिनल प्राइस थी P, दैट वाज 20, उस प्राइस पे क्वांटिटी वाज हाउ मच? Q, 10।
ओके, द ओरिजिनल प्राइस अभी इंक्रीज हो गई, P1 25 हो गया, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांडेड इज गोइंग टू गो डाउन, Q1 अब हो गया 9. So now according to the formula, what is the change in Q? 10 minus 9, that is 1, right? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 divided by original quantity. Original quantity is what? 10. So 1 by 10. और हम इसे multiply करेंगे किससे? P मतलब original price was 20 and divided by change in the price. What is the change? 25 हो गई ना, और पहले 20 थी, so 25 minus 20, that gives us 5. Okay, so 10 2s are 2 by 5. If we calculate, ये आ रहा है मेरा 0.4. इसका मतलब मेरा जो elasticity of demand है that is less than 1, and whenever our elasticity is less than 1, इसका मतलब that is a relatively inelastic demand. Getting it? हमें कैसे कैलकुलेट करना है बच्चों, समझ में आ गया अच्छी से? अगर हमारा इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 आता तो हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, और अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 आता तो हम क्या बोलते हैं? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. ये हमने पांचों टाइप्स बहुत डिटेल में देखे हैं बच्चों लास्ट लेक्चर में. अगर नहीं देखे आपने वो लेक्चर, डू गो एंड चेक दैट लेक्चर अप. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Explain the total expenditure or total outlay method of measuring price elasticity of demand. Let us look at the answer. Total expenditure method. Now let us read क्या बोला है. This method was developed by Professor Marshall. In this method, total amount of expenditure before and after the price change is compared. मतलब यहाँ पे हमें total quantity और total price का change नहीं देखना है, हमें देखना है टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंज हुआ. और एक्सपेंडिचर मतलब क्या? कितने प्राइस पे कितना खरीदा, मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी, दैट विल गिव अस द एक्सपेंडिचर. तो जब ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है उसे हम कंपेयर करेंगे चेंज इन एक्सपेंडिचर से. चेंज इन एक्सपेंडिचर मतलब नए प्राइस पे नई क्वांटिटी खरीदी, तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव अस आवर न्यू एक्सपेंडिचर. और दोनों को हम कंपेयर करेंगे टू फाइंड आउट व्हाट इज द इलास्टिसिटी. देखिए यहाँ पे ये शेड्यूल दिया गया है, इस शेड्यूल को पहले समझ लेते हैं. प्राइस ऑफ ए, देखिए लेट अस से P इज द प्राइस, और वो पहले 10 थी. जब 10 प्राइस थी, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड Q वाज 6, तो टोटल आउटले कितना? 10 into 6 मतलब 60. सो दिस इज आवर ओरिजिनल PQ, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर. अब जब मेरी प्राइस 10 से 20 हो गई, मतलब प्राइस P1 इंक्रीज हो गई. अब प्राइस इंक्रीजेस मतलब ऑब्वियसली डिमांड इज गोइंग टू फॉल. हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा है बच्चों ये, राइट? तो अब डिमांड मेरा हो गया 5, दिस इज Q1. नाउ व्हाट इज द एक्सपेंडिचर? P1 multiplied by Q1, that is 20 into 5, that is 100. So this is my new expenditure. अब मुझे क्या करना है? ये मेथड हमें क्या बोलता है? हमें दो चीजों को कंपेयर करना है. किसे? We are going to compare the new expenditure 100 with the old expenditure, that is 60. अब अगर न्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यहाँ पे 100 is greater than 60, इसका मतलब ED is greater than 1, और ED is greater than 1 मतलब this will be known as relatively elastic demand. Let us read. देखिए यहाँ पे दिया है relatively elastic demand. When with a given change in the price of a commodity, total outlay increases, elasticity is greater than 1. अगर total outlay आपका बढ़ गया तो हम बोलेंगे elasticity is greater than 1. Okay? अब next example देखो क्या है B का. B में हमें दिया गया है original price was 30, when quantity demanded 4 हो गई. So PQ हो गया 30 into 4, that is 120. अब हमारी जो प्राइस है वो P1 40 है, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी विल गो डाउन. कितना है क्वांटिटी? 3 हो गया. अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 40 into 3, that is 120. मतलब यहाँ क्या हो गया? जो पहले वाला एक्सपेंडिचर था और जो नया एक्सपेंडिचर है वो दोनों सेम है. टोटल एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट. इसका मतलब हमारा ED इज इक्वल टू 1, और ED इज इक्वल टू 1 मतलब यूनिटरी इलास्टिक. लेट अस रीड यहाँ पे. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब होता है? व्हेन प्राइस फॉल्स और राइजेस, टोटल आउटले डज नॉट चेंज और इट रिमेन्स कांस्टेंट, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है ना, तो आप बोलोगे ED इज इक्वल टू 1. ओके, एंड लास्ट क्या है C का. देखो प्राइस था 50, दैट टाइम डिमांड वाज 2. अब प्राइस ज्यादा हो गया तो डिमांड ऑब्वियसली कम हो गया.
नाउ 50 इंटू 2 इज 100 एंड 60 इंटू 1 इज 60. अब मुझे कंपेयर करना है 100 और 60 को. 60 क्या है? बिकॉज ऑफ अ चेंज इन द प्राइस मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कम हो गया, राइट? 160 में 60 कम है, तो अगर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया इसका मतलब मेरा ईडी इज लेस देन 1, एंड ईडी लेस देन 1 मतलब द डिमांड इज रिलेटिवली inelastic. Let us read. When with a given change in the price of a commodity, the total outlay decreases, then elasticity of demand is less than 1. Understood? This is a very simple method. हमें क्या करना है? बस total expenditure को compare करना है, और जब total expenditure same है तो unitary elastic, total expenditure ज्यादा हो गया तो relatively elastic, और total expenditure अगर कम है that means relatively inelastic. Okay, next question. Explain the point or geometric method of measuring price elasticity of demand. Let's have a look. Point और geometric method. अब point method में क्या बोल रहे हैं मार्शल? That आपका जो demand curve है उस पे कोई भी point आप plot कर दो और उस point की elasticity अगर आपको find out करनी है then you will have to use this method. पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, बिकॉज पहले दो मेथड्स में आप वो नहीं कर पाओगे. यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप प्लॉट कर लो उसकी आपको इलास्टिसिटी फाइंड आउट करते आएगी. उसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे दिया है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट. अब इसका क्या मतलब है? ओके, आपका जो डिमांड कर्व है वहां पे आप कोई पॉइंट प्लॉट करोगे और वो जो पॉइंट है उस पॉइंट के नीचे का जो डिमांड कर्व है, वो जो सेगमेंट है डिमांड कर्व का जो पॉइंट के नीचे है उसे हम बोलेंगे लोअर सेगमेंट, और वो जो सेगमेंट जो पॉइंट के ऊपर आ जाता है उसे हम बोलेंगे अपर सेगमेंट. नाउ लेट अस सी यहाँ पे क्या दिया है. डिमांड कर्व दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन जिसे हम बोलेंगे लीनियर डिमांड कर्व, या फिर वो नॉन लीनियर भी हो सकता है. ओके, स्ट्रेट लाइन होगा डिमांड कर्व, नॉट नेसेसरी, करेक्ट. तो अगर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, लीनियर डिमांड कर्व है, तो हम कैसे करेंगे? देखिए ये ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ के सहारे से हम समझेंगे बच्चों. देखिए इस ग्राफ पे हमने क्या किया, जो डिमांड कर्व है वो स्ट्रेट लाइन थी, तो उस स्ट्रेट लाइन को हमने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया. जहां पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हमने बी लिखा, और जहां पे वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है डिमांड का उसे हमने ए लिख दिया. Now for this example we have assumed that ये जो डिमांड कर्व है that is of 8 सेंटीमीटर्स, ये हमने अज्यूम किया, और इस डिमांड कर्व को हमने 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इक्वल. ओके, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमने जॉट किए जिसके वजह से 4 इक्वल हिस्से हो गए. सो दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 2. ओके, अब ये जो 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स का हमने इलास्टिसिटी निकालना है. तो सबसे पहले जो सेंटर वाला पॉइंट है P, उसका हम इलास्टिसिटी निकालेंगे. अब ये जो पॉइंट इलास्टिसिटी है हम कैसे निकालते हैं? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट. लोअर सेगमेंट मतलब ये जो पॉइंट है उसके नीचे जो डिमांड कर्व है उसे हम बोलेंगे लोअर सेगमेंट. उसके नीचे वाला डिमांड कर्व ये है PB, राइट, और उसके अपर मतलब कौन सा है? दिस इज PA. तो हमें क्या करना है, हमारे फॉर्मूला में PB डिवाइडेड बाय PA करना है. देखिए इस तरह से एट पॉइंट P हमारा इलास्टिसिटी होगा PB डिवाइडेड बाय PA. अब PB कितना है? देखिए दिस इज 2 and 2 दैट इज 4, एंड PA कितना है? अगेन 2 + 2 दैट इज 4. तो हमें क्या करना है यहाँ पे? 4 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 1. तो एट पॉइंट P हमारा इलास्टिसिटी कितना है? यूनिटरी इलास्टिक, बिकॉज ED इज इक्वल टू 1, राइट. अब जो बचे हुए पॉइंट्स है लेट अस सी उनका क्या है हाल. जो पॉइंट P1 है कहां है? लेट अस सी इस डिमांड कर्व में. दिस इज द पॉइंट P1. अब P1 की इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे? लोअर सेगमेंट मतलब P1B डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट मतलब P1A. अब P1B की कितनी लेंथ है? दैट इज जस्ट 2, तो हम करेंगे 2 और उसे डिवाइड कितने से करेंगे? P1A. P1A is what? 2 + 2 + 2 that is 6. So 2 divided by 6 this gives us 0.33. तो यहाँ पे हमारी जो इलास्टिसिटी है वो क्या हो गई? लेस देन 1 है, 0 point something that is less than 1. And when elasticity is less than 1 हम उसे बोलेंगे relatively inelastic demand. तो हम ये बोल सकते हैं दैट पॉइंट P1 पे हमारी जो इलास्टिसिटी है दैट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड.
ओके, नाउ लेट अस मूव टू पॉइंट P2. P2 पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो, दिस इज आवर पॉइंट P2, दिस इज द पॉइंट P2, करेक्ट. अब P2 पे वापस क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, लोअर अपॉन अपर. लोअर सेगमेंट यहाँ पे हो गया P2B और अपर सेगमेंट हो गया P2A. अब P2B की लेंथ कितनी है, देखो 2 + 2 + 2 मतलब 6, और डिवाइड करेंगे उसे इस 2 से, सो 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट गिव्स अस 3. इसका मतलब ED इज ग्रेटर देन 1, और ED ग्रेटर देन 1 है, मतलब द डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक एट पॉइंट P2. आयोल विथ मी, हमने क्या किया, हर एक पॉइंट के लिए हमने लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट निकाला है बच्चों. हमने अज्यूम कर लिया कि 8 सेंटीमीटर्स का डिमांड कर्व है, सो दैट बिकम्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट लेंथ कितना है हर एक सेगमेंट का, और वहां पे बस हम कंपेयर कर रहे हैं दैट ED इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है. ओके, अब जो पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करता है एक्स और वाई एक्सिस को, वो पॉइंट्स का भी निकाल लेते हैं इलास्टिसिटी. देखिए यहां पे जो पॉइंट हमारा है A वाला पॉइंट जहां पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट की इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट. लोअर सेगमेंट क्या है इसके लिए, ये पूरा के पूरा डिमांड कर्व लोअर सेगमेंट है, अपर सेगमेंट तो कुछ है ही नहीं, और डिमांड कर्व टोटल हमारा 8 सेंटीमीटर्स का है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं एट पॉइंट A इलास्टिसिटी कैसी है, लोअर सेगमेंट दैट इज 8 डिवाइडेड बाय अपर. अपर सेगमेंट में कुछ नहीं है मतलब 0. So 8 divided by 0, any number when we divide by 0 क्या होता है, that is infinity, right? So इसीलिए यहाँ पे हमारा जो डिमांड का इलास्टिसिटी है that is infinite. So point elasticity is infinite here. Now let us move to point B. देखिए पॉइंट B पे उल्टा हो गया ना, पॉइंट B पे लोअर सेगमेंट कुछ नहीं है, तो न्यूमरेटर में हम लिख देंगे पॉइंट B में 0, और अपर में क्या है, पूरा की पूरा डिमांड कर्व है मतलब 8. Now, if you divide 0 by any number, what are you going to get? आपको मिलेगा 0. तो यहां पे क्या हो गया, B पे हमारा जो इलास्टिसिटी है that is 0. तो इसीलिए perfectly inelastic demand, right? पॉइंट A पे perfectly elastic और पॉइंट B पे perfectly inelastic demand. Getting it? Is this clear? हमने ये कैसे किया बच्चों. अब अगर हमारा डिमांड कर्व नॉन लीनियर है, मतलब डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो कैसे करेंगे, लेट अस सी. देखिए नॉन लीनियर डिमांड कर्व, व्हेन द डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर, देखिए यहाँ पे हमारा DD है डिमांड कर्व, दिस इज द डिमांड कर्व, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. तो हमने क्या किया, इस डिमांड कर्व में हमने एक पॉइंट से इस तरह से एक टेंजेंट बनाया बच्चों, उस टेंजेंट को अब हम डिमांड कर्व कंसिडर करेंगे फॉर कैलकुलेशन पर्पस. ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, when the demand curve is non-linear, that is convex to origin, we measure price elasticity of demand, we have to draw a tangent AB touching the given point on the demand curve and extending it to meet y-axis at point A and x-axis at point B. Okay, and formula will remain the same. Formula क्या है, lower segment upon upper segment. Again, logic is the same. अगर लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट सेम है तो ED हमारा 1 हो जाएगा, मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. अगर लोअर सेगमेंट ज्यादा है, लोअर सेगमेंट देखो यहाँ पे लोअर सेगमेंट क्या है, EB, राइट. सो अगर EB ज्यादा है EA से, इसका क्या मतलब हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर EB is 6 and EA is 2. 6 is greater than 2, मतलब इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1, तो हम बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. और अगर इसका उल्टा हो गया, EB की जो लेंथ है वो छोटी है, मतलब से EB is 3 and EA is 4, तो क्या हो जाएगा, EB is less than EA, तो इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1, तो हम बोलेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. गेटिंग इट. तो चाहे आपका डिमांड कर्व लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Getting it? And lastly, explain the importance of elasticity of demand. Importance of elasticity of demand. The concept of elasticity of demand is great importance to producers, farmers, workers, and the government. Lord Keynes considered this concept to be the most important contribution of Alfred Marshall
तो लॉर्ड कीन्स ने बोला है दैट अल्फ्रेड मार्शल आपने एक बहुत ही अच्छा जॉब किया है, बिकॉज ये जो प्राइस इलास्टिसिटी है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हाउ इज इट इंपॉर्टेंट? लेट अस सी। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंस टू अ प्रोड्यूसर, मतलब जो प्रोड्यूसर होता है, इसके लिए वो जो भी कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी इलास्टिसिटी क्या है, ये अगर पता होगी तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। सो लेट अस सी। Every producer has to decide the price of his product at which he has to sell it. For this purpose, elasticity becomes very important. If demand for a product is relatively inelastic, he will fix up a higher price and vice versa. The concept of elasticity is also useful to a monopolist to practice price discrimination. मतलब हम जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इफ यू आर अ प्रोड्यूसर, आप जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर उसकी डिमांड ये इलास्टिक है, मतलब अगर आपने कोई भी प्राइस में चेंज किया, उसके वजह से देयर इज गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट चेंज इन दैट डिमांड, तो आपको सोच समझ के उसकी प्राइस रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको पता है दैट इसकी डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब चाहे आप कुछ भी चेंज कर दो प्राइस में, द डिमांड इज गोइंग टू रिमेन द सेम, तो आप हायर प्राइस भी चार्ज कर सकते हो, इजंट इट? तो आपके लिए ये प्राइस इलास्टिसिटी पता होना बहुत जरूरी है आपके प्रोडक्ट का प्राइस तय करने के लिए। सो दैट इज व्हाई फ्रॉम अ प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट दे कैन फिक्स द प्राइस एट विच दे हैव टू सेल। ओके, और अगर हमें पता होगा दैट डिमांड हमारे जो प्रोडक्ट का है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक है, तो हम एक हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि चाहे हम ज्यादा भी प्राइस क्यों ना चार्ज कर ले, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ये हमेशा रहने वाली है, ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा डिमांड में, राइट? सो प्रोड्यूसर्स को इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे कैन फिक्स द प्राइस। और किसे इंपॉर्टेंट है? देखो, इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट को किस तरह से हेल्प करती है ये कॉन्सेप्ट, लेट अस सी। Taxation policy of the government is based on the concept of elasticity of demand. Those commodities whose demand is relatively inelastic will be taxed more because it will not affect their demand much and vice versa. अब गवर्नमेंट को टैक्सेशन की जरूरत होती है, राइट? टैक्सेस वो चार्ज करेंगे। अब अगर उन्हें पता है दैट एक पर्टिकुलर जो कमोडिटी है या कमोडिटीज है, उन पे चाहे हम ज्यादा भी क्यों ना टैक्स कर दे, लेकिन उनके डिमांड में कोई असर नहीं होने वाला है, पब्लिक इज स्टिल गोइंग टू बाय, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? वहां पे ज्यादा टैक्स चार्ज करेगी, बिकॉज उन्हें पता है दैट यहां से मैं टैक्स का इनकम निकाल सकता हूं। तो गवर्नमेंट के लिए ये पता होना जरूरी है दैट कौन सी कमोडिटी इनइलास्टिक है और कौन सी कमोडिटी का डिमांड इलास्टिक है। आगे, इंपॉर्टेंस इन फैक्टर प्राइसिंग। हमारे कौन से फैक्टर्स है? देखो, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये चार हमारे जो फैक्टर्स है उनकी प्राइसिंग में भी हेल्प करता है ये वाला कॉन्सेप्ट। कैसे? लेट अस सी। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is useful in determination of factor prices. The factor of production for which demand is relatively inelastic can command a higher price, right? As compared to those having elastic demand. For example, workers can ask for higher wages if the demand for the product produced by them is relatively inelastic. अगर वर्कर को पता है that वो जो चीज बना रहा है उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, तो वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। और अगर उन्हें पता है दैट इसकी डिमांड थोड़े से भी प्राइस चेंज हो जाएगी, उसकी डिमांड पे असर हो जाएगा, तो फिर दे कांट चार्ज एनी अमाउंट। लेकिन अगर उसकी डिमांड इनइलास्टिक है तो उन्हें पता है दैट इवन इफ हायर वेजेस आर पेड, द डिमांड इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, राइट? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनका जो भी रिवॉर्ड है वो भी डिपेंड करता है वेदर द प्रोडक्ट has elastic or inelastic demand, right? तो पहले हमने देख लिया from the producer's point of view, फिर हमने देखा from government's point of view, and next importance in foreign trade. Foreign trade मतलब export import में कैसे असर होता है? Let us read. The concept of elasticity of demand is useful to determine terms and conditions in foreign trade. The countries exporting commodities for which demand is relatively inelastic can raise their prices. मतलब अगर आपके प्रोडक्ट का डिमांड इनइलास्टिक होता है तो आप वहां पे प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकते हो, एक्सपोर्ट पे आप ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है दैट ये जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो सारे कंट्रीज में अवेलेबल शायद नहीं है, इसलिए इसका जो डिमांड है
वो इनइलास्टिक है, इसका जो डिमांड है प्राइस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है बच्चों, जो ओपेक कंट्रीज है, पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, वो क्या करते हैं, जो पेट्रोलियम का प्राइस है वो हायर होता है। व्हाई? बिकॉज दे नो that even if the price is high, the demand is not going to be impacted, because हमें जरूरत है ना पेट्रोलियम की, तो हम कितनी कम करेंगे डिमांड? We have to have certain demand, right? तो even if they charge higher price, हमारी डिमांड तो रहने ही वाली है। So that is why अगर हमें पता है that हमारी कंट्री जो चीज एक्सपोर्ट कर रही है उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, it will not be affected with the price, तो हम ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। करेक्ट? नेक्स्ट, पब्लिक यूटिलिटीज। In case of public utilities like railways, which have an inelastic demand, government can either subsidize or nationalize them to avoid consumers exploitation. अब जो public utilities होते हैं बच्चों, वो तो जरूरी है ना, ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमें पब्लिक यूटिलिटीज का यूज करना होता है, राइट? तो गवर्नमेंट को ये पता है दैट ये जो यूटिलिटीज है उनकी डिमांड रहने वाली है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा सब्सिडाइज कर सकता है सो दैट लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, या वो नेशनलाइज कर सकता है। बिकॉज अगर प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे आ गए, इमेजिन करिए अगर रेलवेज में प्राइवेट प्लेयर्स आ गए तो क्या होगा, they are going to charge a higher premium, they are going to charge higher prices, that उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाए, बिकॉज डिमांड इतनी अफेक्ट नहीं होगी, प्राइसेस इंक्रीज हो जाए तो क्या हम ट्रैवल करना छोड़ देंगे? यस, हम थोड़ा कम ट्रैवल करेंगे, लेकिन हम तुरंत छोड़ नहीं सकते हैं ट्रैवल करना, इजंट इट? तो ये जो कोई कोई यूटिलिटीज है ये जरूरी है हमें रोजमर्रा की जिंदगी में, तो गवर्नमेंट को अगर ये पता होगा तो वो क्या करेंगे, दे विल एंश्योर that these things are nationalized and they will also subsidize it if possible, so that जो population है, जो public है, उनका exploitation ना हो। तो जो public utilities है उनकी डिमांड इलास्टिक है या inelastic है, ये समझना जरूरी है from the government's point of view. Okay, and lastly, proportion of expenditure. अब ये क्या है, let us read. If the proportion of expenditure in a person's income is small, the demand for the product is relatively inelastic. For example, newspapers. जो न्यूज़पेपर्स है उनका जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है हमारे टोटल इनकम के मुकाबले वो बहुत कम होता है, राइट? तो अगर न्यूज़पेपर की प्राइस 1 या 2 रुपए से बढ़ भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनकी डिमांड में। लेकिन जो ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनका जो टोटल इनकम का हिस्सा है वो बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टोटल इनकम है बच्चों, ओके, हाउस होल्ड का, और न्यूज़पेपर्स इज जस्ट दिस मच पार्ट, वेरी स्मॉल माइन्यूट पार्ट ऑफ आवर टोटल इनकम, तो हमें फर्क नहीं पड़ता है अगर थोड़ी सी प्राइस न्यूज़पेपर की बढ़ जाए। लेकिन कोई ऐसी कमोडिटी हम बाय कर रहे हैं विच इज अ मेजर चंक ऑफ आवर टोटल एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जाम्पल हम बाय कर रहे हैं कोई बिल्डिंग, या हम बाय कर रहे हैं कोई लैंड, ओके, कोई फिक्स्ड प्रॉपर्टी हम बाय कर रहे हैं, तो क्या होगा, ह्यूज चंक ऑफ द एक्सपेंडिचर, तो अगर उसके प्राइस में थोड़ा चेंज हो रहा है that is going to affect the demand, right? Why? Because ये बहुत ज्यादा पोर्शन है हमारे टोटल एक्सपेंडिचर का। So again let us read, if the proportion of expenditure, proportion ये छोटा है तो that demand is going to be relatively inelastic, लेकिन अगर proportion of expenditure ज्यादा होगा तो डिमांड पे इसका असर पड़ने वाला है, तो डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। If the proportion of expenditure is large, then demand for the product is relatively इलास्टिक। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों, ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये कहाँ कहाँ पे यूजफुल है, हमने देखा इट इज यूजफुल फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू सो दैट वो प्राइस तय कर सकते हैं, हमने देखा इट इज यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट सो दैट वो टैक्सेशन पॉलिसी तय कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो यूजफुल इन द फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस क्या होगा ये डिसाइड करने के लिए भी ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट इन फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम तय कर सकते हैं अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो इनइलास्टिक है, उसका डिमांड इनइलास्टिक है, तो हम ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं हमारे एक्सपोर्ट पे। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम पब्लिक यूटिलिटीज पॉइंट ऑफ व्यू, एंड लास्टली हमारे एक्सपेंडिचर का वो कितना प्रोपोर्शन है, वो ज्यादा है या कम है, यहाँ पे भी मायने रखता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।